ऊष्मा संचरण। ऊष्मा का संचरण 3 अलग-अलग तरीकों से होता है: चालन, संवहन और विकिरण। इन तीनों प्रक्रियाओं की अपनी-अपनी परिभाषाएं और विशेषताएं होती हैं। देखिए, चालन सभी ठोस, द्रव और गैसों में संभव है, लेकिन आप कह सकते हैं कि डिग्री के हिसाब से ये ठोस में सबसे अधिक होता है, फिर द्रव और फिर गैसों में। आप कह सकते हैं कि ठोसों के लिए तापीय चालकता अधिकतम होती है, फिर द्रवों के लिए और फिर गैसों के लिए। और ठोसों में भी अगर आप तुलना करें तो पाएंगे कि चालकता सबसे अधिक चांदी में होती है, फिर तांबे में, फिर एल्यूमीनियम में, फिर लोहे में। ये क्रम चलता रहता है। बहुत सारे तत्व हैं जिनकी चालकता घटते क्रम में होती है। अब चालन क्या है? चालन का अर्थ है कि अणु इसमें भाग ले रहा है। अणुओं या परमाणुओं की आपसी क्रिया ही चालन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होती है। ये एक परमाणु है। ऊष्मा एक विशेष सिरे से दी जाती है। यह अणु ऊष्मा प्राप्त करता है और इसकी गति या कंपन बढ़ जाती है, अर्थात कंपन की प्रबलता अधिक हो जाती है, ऊर्जा बढ़ जाएगी। यह ऊर्जावान अणु अपने पड़ोसी अणु से टकराएगा और अपनी ऊर्जा उसे स्थानांतरित कर देगा, और यही प्रक्रिया अंत तक चलती रहती है। इसका अर्थ है कि यह आणविक अंतःक्रिया के कारण होता है। एक एक करके परमाणु या ठोस के हर हिस्से में यह प्रक्रिया होती है और ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित होती जाती है। यहाँ पूरा ठोस, पूरी मात्रा, पूरा पदार्थ इस प्रक्रिया में भाग लेता है। चालन फिर संवहन। संवहन की प्रक्रिया मूलतः द्रवों के लिए होती है, लेकिन द्रव का अर्थ है, जैसा कि आप जानते हैं, जो बह सकता है, यानी तरल और गैस से। संवहन तरल और गैस दोनों में होता है। हम कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया तरल के मामले में अधिक अच्छी तरह से परिभाषित की जा सकती है, लेकिन यह गैसों के मामले में भी समान रूप से होती है। और वहाँ भी जब जब हम संवहन की प्रक्रिया का पालन करते हैं तो हम देखेंगे कि वहाँ भी पदार्थ भाग लेता है। विकिरण में पदार्थ की कोई प्रभावी भूमिका नहीं होती, या विकिरण की प्रक्रिया में आणविक अंतःक्रिया का कोई महत्व या भूमिका नहीं होती। अब आइए ऊष्मा चालन को विस्तार से परिभाषित करें। मान लीजिए आपके पास धातु का एक टुकड़ा है जिसके दो सिरे हैं, जिनका तापमान है, मान लीजिए ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। आप देखेंगे कि इस चालन के पूरे अध्याय में जो हम पढ़ेंगे और सभी संबंध स्थिर अवस्था पर ही लागू होंगे। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि स्थिर अवस्था क्या होती है? जब भी हम किसी पदार्थ को ऊष्मा प्रदान करते हैं तो शुरू में एक परिवर्ती अवस्था होती है और अंततः वह स्थिर हो जाती है। परिवर्ती अवस्था का अर्थ है कि पदार्थ का हर भाग ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है और ऊष्मा का स्थानांतरण भी हो रहा है। लेकिन स्थिर अवस्था में पदार्थ का कोई भी भाग ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता। स्थिर अवस्था में ऊष्मा का अवशोषण पूरी तरह से रुक जाता है और किसी भी भाग के तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती। विभिन्न बिंदुओं पर तापमान में अंतर हो सकता है, लेकिन हर भाग का तापमान समय के साथ स्थिर रहता है। इसी को हम वास्तव में कहते हैं स्थिर अवस्था। तो ये अपने आप समझ में आ जाता है। जब भी हम इस तरह का कोई संबंध परिभाषित करते हैं तो वह केवल स्थिर अवस्था के लिए ही लागू होगा। आप देखिए, इस संबंध में Q बराबर KA डेल्टा थीटा T बटा D। D या L का उपयोग आप लंबाई के लिए कर सकते हैं। ये पूरा भाग चालक की लंबाई है। ए वह अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है जिससे होकर ऊष्मा प्रवेश करती है और बाहर जाती है। फिर के को तापीय चालकता, या आप कह सकते हैं तापीय चालकता का गुणांक कहा जाता है। यह विशिष्ट विद्युत चालकता के समान है जिसका उपयोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ते समय सिग्मा अक्षर से किया जाता है। फिर टी समय है, क्यू प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा है। यह वह संबंध है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, या जिसे हम संबंध ETA dV dx के साथ तुलना कर सकते हैं।
आप जानते हैं कि यह ईंटें, यह तापीय चालकता और विद्युत में सिग्मा, ये तीनों एक दूसरे के समकक्ष हैं और इन्हें परिवहन घटनाएं, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना कहा जाता है। लेकिन हमें केवल इसी संबंध पर ध्यान केंद्रित करना है। यहाँ डेल्टा थीटा का अर्थ है दोनों सिरों के बीच तापमान का अंतर, जिसे आप थीटा 1 माइनस थीटा 2 कह सकते हैं। यहाँ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि यदि आप कहते हैं कि ऊष्मा Q एक सिरे से प्रवेश कर रही है, तो यह समझा जाता है कि उतनी ही मात्रा में ऊष्मा उतने ही समय में इस सिरे से प्रवेश करेगी और इस सिरे से बाहर निकल जाएगी। यही वास्तव में स्थिर अवस्था स्टेडी स्टेट का अर्थ है। यह संबंध स्थिर अवस्था के लिए लागू होता है।